Assalamu alaikum, class. Hope you are all good. And in Lahore, it's been raining. I mean, the whole night yesterday, and it makes the I mean weather very pleasant. But in other areas, if you are in Islamabad or some other like if you go higher, then you have too much cold over there. So still in Lahore, what I feel is most of the people they enjoy. You know why? Because we are all the time experience too much hot weather here. बहुत ज़्यादा गर्मी स्पेशली लाहौर मुल्तान साइड तक बहुत गर्मी है और कराची इज ऑल्सो ह्यूमिड आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक प्लेजेंट ओवर देयर एज वेल जब गर्मी होती तो और ह्यूमिड हो जाता है तो जो एरियाज है ना टुवर्ड्स इस्लामाबाद, पेशावर, I mean, then you have people in Quetta, they definitely enjoy good pleasant weather and then extreme cold weather. But Islam is perfectly fine. उसमें बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती और बाकी ये है कि इज गुड। अच्छा ये मैंने आपको बताना है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो एक तो हमने केस मेथड लर्निंग पे पढ़ना है। आपका सिलेबस में ये एक प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है और आपका एक चैप्टर है कैप्लन की ओनली बुक है जिसमें आपका ये चैप्टर है। असल में हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये होता क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है? आज हमारा ये मेन एजेंडा है, हम ये पढ़ेंगे। दूसरा आपको मैंने रिपोर्ट का कहा था बट आई वुड मेक यू राइट अ रिपोर्ट टुमारो इंशाल्लाह। बल्कि हम 2 रिपोर्ट्स कल एक तो मैं आपको लिखने को कहूँगी और एक आपसे डिस्कस कर लूँगी, उसका सिनेरियो। और अगले जो वीक आएगा उसमें इंशाल्लाह हम फिर से कोई ना कोई लेटर यानी अगर मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम भी दूँ ना थिंकिंग का, आप रफली लिखो या आप फॉर्मेट करो और फिर मैं आपको शेयर कर लूँ इसका फॉर्मेट ये है और ये इस तरह से है, तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और आई जस्ट फील इफ यू आर एट लीस्ट अटेंडिंग वन क्लास टाइम के दौरान ही आपका प्रैक्टिस हो जाए, आप समझ लो चीज़ों को और आपको बाद में ना मेहनत करनी पड़े, तो दिस इज़ एक्चुअली यू अवेल टाइम, ठीक है? और ये टाइम जो है आपने अच्छा उसका बेनिफिट ले लिया। अगले वीक से मैंने आपसे कहा था कि वी आर गोइंग टू रिवाइज़। हम चैप्टर जो फर्स्ट यानी टेस्ट आपका सेट है, वहाँ से शुरू करेंगे। मैं उसका ओवरव्यू भी देती जाऊँगी और आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर आप साथ-साथ नोट कर लेना बिकॉज़ सेट जो है ना आपके पास, वो है सॉफ्ट में। मेरा नहीं ख़्याल कि लोगों ने इसका प्रिंट आउट लिया है, हो सकता है कुछ लोगों ने ले लिया हो, तो वो तो उसके ऊपर ही लिख सकते हैं। और अगर वैसे मैंने आपसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि यू आर गोइंग टू बी हैविंग लाइक स्पेंडिंग अ लॉट ऑन इट। आप बस कॉपी करिए, वैसे भी आजकल का दौर है पेपरलेस आपकी ज़िंदगी गुज़रनी है इंशाल्लाह। इन द डेज़ टू कम हर चीज़ जो है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली गई है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गई है आपकी। तो आपको नहीं ज़रूरत है ज़्यादा पेपर को ज़ाया करने की। वो लोग कहते हैं ना, पेपर अगर आप ज़ाया नहीं करते तो इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये। एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए है कि जब कागज़ नहीं बनेगा, मशीन नहीं चलेंगी, पॉल्यूशन नहीं होगा और दरख्त भी नहीं कटेंगे, तो दरख्त जो हैं वो वैसे ही आपको चाहिए कि वो अ, यानी रिमूव करते हैं डाइल्यूट करते हैं पॉल्यूशन को, तो आपको दरख्त ज़्यादा चाहिए। तो ये एक सिस्टम है तो आपको मैं वो रिवाइज़ कराऊँगी। आज मैं आपको थोड़ी-सी स्लाइड्स हैं जिसमें से आपको मैं गाइड सिर्फ़ करने लगी हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केस मेथड लर्निंग और उसके बाद मैं आपको एक केस स्टडी आपको दिखाऊँगी, बहुत सिंपल सी। लेकिन वैसे केस स्टडीज़ जो हैं अगर आप किसी अ यानी किसी ट्रेनिंग में करो या आपका जो है कोई ऐसा सर्टिफ़िकेट ले रहे हो, उस पे करो तो आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कॉम्प्लिकेटेड करवाई जाती हैं। और मेबी यू वुड बी हैविंग सम कोर्सेज़ नेक्स्ट लेवल के आपके, जहाँ पर आपको केस स्टडी करवाई जाए या आपको एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो आप अगर अभी से उसके बारे में कुछ आइडिया ले लोगे, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। और मैं अभी आपको एक जो केस स्टडी इसको स्लाइड्स को दिखाकर वो केस स्टडी अभी दिखाती हूँ आपको,
वो एक्चुअली एक पास्ट एग्जाम के अंदर ही सिचुएशन थी जिस पर आपने सोल्यूशन देना था। तो वो मैं आपको बता दूंगी अभी कि क्या है। मगर जब आपको केस स्टडी खुद आएगी, सॉल्व करना आएगा आपको एग्जाम के अंदर, तो वो फिर आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि किस एरिया से आपने उसका आंसर देना है। तो अभी भी मैं आपको गाइड करूंगी कि किस एरिया से आपने इसको देना है। और यू कैन एड्रेस अ प्रॉब्लम जनरली, आप उसको भी कर सकते हो। तो मैं आपके साथ एक दो चीजें अभी डिस्कस करूंगी जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि केस मेथड लर्निंग या केस स्टडीज जो होती हैं वो क्या होती है। और आमतौर पे जब आप यूनिवर्सिटी में डिग्री लेते हो तो वहाँ पर तो बहुत से कोर्सेज के साथ स्पेशली मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आपको ये सिखाया जाता है। और वैसे ही मैनेजमेंट में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और केस स्टडी लर्निंग जो है, इससे ना सिर्फ आप समझ लें कि अब बाकी डिसिप्लिन्स जो है ना, डिसिप्लिन से मुराद है मेरी शोबे या सब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग जो हैं वो इसको कर रहे हैं आजकल। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक ज़माना था कि कम्युनिकेशन सिर्फ बिज़नेस ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट है उनमें पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन, नॉट बिज़नेस कम्युनिकेशन बट जस्ट कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये अब बहुत सारे कोर्सेज़ में जो कि जैसे मेडिकल का है या इंजीनियरिंग का है या कोई यानी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बन रहा है, वो सारे लोग जो हैं इसको करते हैं। इवन आर्ट जैसे एनसीए वगैरह लाहौर में है, वहाँ पे वहाँ पर भी आपको ये स्किल सिखाई जाती हैं। बिकॉज़ इफ यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप कभी बता ही नहीं सकते कि क्या आप सोच रहे हैं, आपकी क्या फ़ील है। आपको लफ्ज़ों में मैसेज को यानी एन्कोडिंग जैसे हमने सीखा करना नहीं आता, ठीक है? तो केस मेथड लर्निंग भी एक एनालिटिकल स्किल्स को अप्रोच करता है। इसको ध्यान से समझिए और फिर हम इसके ऊपर मज़ीद जो है वो पढ़ेंगे। और दूसरा एक और चीज़ बतानी है कि इसके हवाले से आपके पास जो बुक्स है ना, आपकी किसी भी बुक में कहीं कोई ऐसा चीज़ नहीं लिखी हुई। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे लेकिन कल मैं थोड़ा-सा और इसके बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दूँगी और कल ये टॉपिक क्लोज़ हो जाएगा। और कल चूँकि हमने रिपोर्ट भी करनी है तो उसपे भी टाइम लग जाएगा। और आज मेरे सिर्फ 10-11 एमसीक्यूज़ हैं जो कि डेफिनिटली आई एम श्योर कि आपने पहले नहीं किए हुए। वो मैंने आपके लिए किए हैं। आपको 1-2 चीज़ें इसमें समझाना चाहूँगी, जिससे आपका जो आइडिया हो जाएगा कि आईसीएमए की जो बुक्स बनी हुई हैं, उनमें भी अगर कोई ऐसे हैं तो वो सवाल कैसे करोगे। और इसके अलावा मैं अभी आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीक के अंदर कि आई एम प्रिपेयरिंग ऑन समथिंग कि मैं आपको छोटे-छोटे सेगमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लिख के दूँ ताकि आप उसको रिवाइज़ कर सको, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं केस मेथड लर्निंग क्या चीज़ है। एज़ यू सी द फर्स्ट पिक्चर इज़ अ पर्सन जिसकी बैक आपको नज़र आ रही है और ऊपर जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, इसे हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे जी पज़ल गेम है या इसे जिगसॉ पज़ल कहते हैं। अब ये पज़ल क्या है कि आप छोटे-छोटे जो टुकड़े जोड़ते हो और जैसे लोगों ने, पता है लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने ऐसा किया है कि उन्होंने एक मुश्किल-मुश्किल पज़ल खरीदे। और आपको पता है पज़ल बहुत मुश्किल जो होती है ना, उसके ये पीसेस बहुत छोटे होते हैं और आप जोड़ते हैं और आपका दिमाग जो है ना फ़ारिग हो जाता है। और वाक़ई आप दिमाग जो है आपका इतना लगता है। और लोग अक्सर नाराज़ हो जाते हैं। टेबल डाइनिंग टेबल है, ये कोई टेबल है जो कि आपके ज़्यादा यूज़ में घर में नहीं होता, कोने में कहीं लगा हुआ है। आप उसपे एक पज़ल गेम यानी पूरा पज़ल बनाना शुरू करते हो और लोगों को सबको वार्न करते हो कि इसको हाथ नहीं कोई लगाएगा। तो वो कई दिन लगते हैं और जाके वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे याद है मेरे पास भी एक कोई हमारी फैमिली में थे लोग तो वो लेकर आए एज़ अ प्रेज़ेंट। शुरू तो हमने कर लिया लेकिन उसके इतने छोटे पीसेस थे और उसकी मेज़रमेंट काफ़ी बड़ी थी। फिर हमने तकरीबन कोई आधे से ज़्यादा बनाया और फिर थक गए हम, फिर उठा दिया सारा। तो अब मैं ये बताने लगी हूँ आपको कि एक आपको केस, एक मसला दिया जाएगा और उस मसले को आपने सॉल्व करना है। आपने कनेक्शन जोड़ने हैं और देखना है कि कौन-सी चीज़ किसके अंदर फिट आएगी। इसलिए यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई गई है कि केस मेथड लर्निंग एक, अभी मैं आपको 1-2 और भी टर्मिनोलॉजी सिखाऊँगी कि ये क्या है, किस तरह से हम करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसे आप ये कह सकते हो ये एक प्रैक्टिकल आपकी लर्निंग होती है, ठीक है? और इसके लिए आप जैसे सिमुलेशन एक वर्ड हम यूज़ करते हैं या रोल प्ले करते हैं। कभी-कभार केस मेथड ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको कोई रोल प्ले आपको यानी रोल मिलता है जिसके ऊपर आप वर्किंग करते हो या सिमुलेशन कहते हैं
किसी रियलिटी को कॉपी करना, रियल सिचुएशन को कॉपी करना, उसको आप करके तो उस मसले को आप हल करते हो। तो इस तरह से ट्रेनिंग के अंदर, जैसे मैं खुद भी ये बहुत ज़्यादा करवाती हूँ, और भी जो ट्रेनिंग कराते हैं लोग वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेनी होते हैं लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। अब हम देखते हैं कि जिसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं और क्या-क्या करना है हमने। इसमें एक तो है क्लासरूम केस मेथड ऑफ लर्निंग है, ठीक है? इसमें हमने क्या किया, इसमें लिखा है केस मेथड, सोक्रेटिक टेक्निक है ऑफ टीचिंग दैट डेवलप स्किल्स सच एज़ डायग्नोसिंग। अब आप कहेंगे ये क्या है? सोक्रेटिक क्या है? आपने सोक्रेटिस का नाम तो सुना हुआ है ना? सोक्रेटिस कौन था? उर्दू में आप कहते हैं सुकरात, है ना? और इसी तरह एक बुकरात जिसे हिप्पोक्रेट कहते हैं, वो एक हिप्पोक्रेट तो वो भी लोग होते हैं जो डबल रुख के होते हैं। लेकिन हिप्पोक्रेट और एक बुकरात को भी कहते हैं, दे वर फिलोसोफर्स। एरिस्टोटल वाज़ अ फिलोसोफर, सोक्रेटिस वाज़ अ फिलोसोफर। और सोक्रेटिक टेक्निक इसको कहा जाता है उसके नाम से लेकर, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। तो उसको इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आप टीच यानी आप डेवलप करते हो स्किल्स को डायग्नोजिंग की, यानी आप मसले को डायग्नोज करते हो। कभी-कभार हम कम अक्रॉस करते हैं ऐसी सिचुएशंस को, हम उन्हें कहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई सर-पैर या सिरा नहीं पकड़ा जा रहा। तो आप क्या करते हैं उसको स्ट्रक्चर्ड कर देते हो, आप उसमें से एक मसला निकालते हो। जैसे मैं अभी एक क्लास को अभी थोड़ी देर पहले मेरी क्लास हो रही थी, मैं उनको पढ़ा रही थी तो इंजीनियरिंग का कोई मसला था। यानी केस जो मेथड होते हैं ना वो आपको इनोवेटिव थिंकिंग सिखाते हैं, जिसे आप कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, नोवेल थिंकिंग आपको सिखाते हैं और एक्सक्लूसिव आपके आइडियाज़ वहाँ पर सामने आते हैं। और जो पर्सन ज़्यादा डीपर एनालिटिकल स्किल्स रखता है और क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है और साथ-साथ क्रिएटिव भी होता है, वो इन मेथड्स इस मसलों को जो मसले वो पढ़ता है किसी सिचुएशन के अंदर, उसको पढ़कर वो उसका हल जो है वो आपको देता है। तो मैं अभी उनको बता रही थी कि इंजीनियरिंग के हवाले से एक मिसाल ये थी कि एक पर्सन ने एक बहुत ही हाई राइज़ बिल्डिंग थी, बहुत टॉल बिल्डिंग थी, उसको उन्होंने डिज़ाइन किया और उस पर ऑब्जेक्शन लग गई और उन्होंने कहा कि आप जिस इलाके में इस बिल्डिंग को इरेक्ट कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो वहाँ पर, आप ये नहीं देखते कि इर्द-गिर्द जो लोग हैं, बस्तियाँ या इर्द-गिर्द के जो इलाके हैं, उसमें बहुत छोटी-छोटी बिल्डिंग्स हैं और ये बिल्डिंग जब बीच में से एकदम ऊँची बहुत निकलेगी और वो इलाका भी ऐसा था जो बहुत विंडी था। विंडी का मतलब है बहुत हवा वहाँ चलती थी, बहुत तेज़। उन्होंने कहा कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि विंड की बड़ी पावर होती है। तो अ, आप उस पर उसने फिर बताया इंजीनियर ने कि आपने शायद इस मॉडल को ध्यान से देखा नहीं है। इसके अंदर मैंने जो मेटल है ज़्यादातर जैसे आयरन है या उसका कोई भी एलॉय बनाया होगा या मिक्स किया होगा किसी और मेटल के साथ, हेवी किया है उसने। उसने कहा ये जो मेटल है इसको मैंने ऊपर वाली जैसे-जैसे बिल्डिंग होती जा रही है, उस पर मैंने डिज़ाइन किया है और अटैच की हैं चीज़ें, जैसे कि राउंड राउंड कोई डिज़ाइन थे या सेमी सर्कल जैसे होते हैं, हाफ सर्कल होता है उसके डिज़ाइन थे और बिल्कुल टॉप पे जाकर उसने बाकायदा एक सर्कल की तरह की शेप लटकाई हुई थी, जिससे कि वो बिल्डिंग जो है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी और बिल्डिंग नीचे यानी कोलैप्स नहीं होगी। तो होता क्या है कि आप मसले को हल करते हो और आपको ये हर डिसिप्लिन में इसलिए केस सिखाए जाते हैं, ताकि जब आपने कोई केस मेथड को यानी किसी स्टडी की होती है किसी केस की, किसी मसले की, तो उस पर आपने सॉल्यूशन दिया होता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको अप्लाई करना सीखते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपके? और इसके बाद एक और चीज़ मैं बिफोर आई जस्ट कंटिन्यू विद दैट, ये जो मैं बता रही हूँ, तो इसमें ये जैसे लिखा है डायग्नोज़ करते हो सिचुएशंस को, डिफाइनिंग प्रॉब्लम को, एनालाइज़िंग सोर्सेज़ को, जो आपके सोर्सेज़ हैं उनका एनालिसिस करते हो कि क्या-क्या हमें मिलेगा एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कंस्ट्रेंट होता है जो आपको रोक देती है कोई चीज़, यानी उसमें क्या है मसले हैं जो आपको ज़्यादा रोक देंगे एंड डेवलपिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि अगर एक तरीके से मसला हल होना पॉसिबल नहीं है, तो अल्टरनेटिव उसका कोई देखा जाता है कि इसका ये तरीका हो सकता है। और इसी तरह हम एक और टर्म जो आपको भी पता होगा, हम कहते हैं जी बैकअप प्लान। बैकअप प्लान क्या होता है कि आप जितना बड़ा मंसूबे पे काम भी कर लो,
तब भी आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर आपका ये मंसूबा या ये प्रोजेक्ट या ये बिजनेस अगर फ्लॉप हो जाए, तो क्या आपके पास बैकअप है? आपने क्या दूसरा रास्ता सोचा हुआ है? व्हाट वुड यू डू? तो ये होता है आपका, क्योंकि जब भी हम ज़िंदगी में देखो, लोग, हर बंदा कहीं न कहीं किसी छोटी-बड़ी फेलियर का शिकार ज़रूर होता है। उसे 100% चीज़ें जो है वो नहीं मिलती। अगर एक बच्चा बचपन से सोच रहा है कि मैंने आर्मी में जाना है, अगर वो आर्मी में ना जा सका, तो उसका पेरेंट्स जो है ना, उसके पेरेंट्स और खुद का भी ये होना चाहिए कि वो अपना बैकअप प्लान सोच के रखे कि अगर मैं वो नहीं जा सका तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास नेक्स्ट फील्ड क्या है? इसी तरह आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा कि जी मैंने एफएससी की है, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, मैंने मेडिकल में जाना है या मैंने इंजीनियरिंग करनी है, या और भी आपके कोई होंगे, तो आप नहीं कर सके, तो देयर इज अ बैकअप प्लान। यहाँ पर बात बैकअप प्लान की नहीं है, यहाँ बात है कि इफ यू कैन नॉट एड्रेस अ प्रॉब्लम वन वे, डू यू हैव अनदर वे? क्या दूसरा भी तरीका है? ठीक है। और आगे लिखा है डिसाइडिंग ऑन पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफ एक्शन, कह लो। यहाँ पे नीचे वो, ये जो कि स्लाइड मैंने इसी तरह उठाई है, तो यानी गूगल इमेज पे थी जो मुझे सबसे एक्यूरेट लगी। तो कहने का मतलब है कि एक मसला आपके सामने पेश किया जाएगा, आप उस मसले का हल बताएंगे। अभी मैंने एक मसला भी आपको बताया इंजीनियरिंग का, मैं आपको दो और बड़े इंटरेस्टिंग मसले बताऊंगी और एक फिर आपको पढ़वाऊंगी। उस सबको कर लेने के बाद जब हम उसको रीडिंग करेंगे, और आपकी बाय द वे जो कैपलन में लिखा हुआ है, मजबूरी में हम उसको आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन वो इतना, कहते हैं ना, थकी हुई राइटिंग होती है, किसी चीज की बहुत वो नहीं होती। तभी हम लोगों को, हम लोग जब इतनी किताबें पढ़ लेते हैं ना, तो आप यकीन करो कि जो किताबें अक्सर कोर्सेज में हमें पढ़ानी पड़ जाती हैं, या पता चलता है कि जी फलां जगह की ये किताब है, तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये क्या है, आपने इसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आई? ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, थेरीज कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ऑफ फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग की करोगे, थिंकिंग, एनालाइजिंग और एंड एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम को देखोगे। यानी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है। आप समझ लें कि अभी मैं आपको, जैसे मैं एक टर्म यूज करती होती कि अभी आपको मैं विंडो शॉपिंग करा रही हूँ। अभी हमने बेसिक शॉपिंग करेंगे, ठीक है। विंडो शॉपिंग अभी करें कि हाँ जी, केस मेथड क्या है। अब मैं आपको एक और चीज, सॉक्रेटिक टेक्निक भी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, ठीक है। सॉक्रेटिक मेथड या सॉक्रेटिक टेक्निक क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव आर्गुमेंटेटिव डायलॉग होते हैं। इसको हम ना सॉक्रेटिक डिबेट भी कहते हैं। और बिटवीन इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच में डायलॉग होंगे, आर्गुमेंट एक्सचेंज होते हैं, बेस्ड ऑन आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड टू ड्रॉ आउट आइडियाज एंड अंडरलाइन प्री assumptions, या सॉरी प्री सपोजिशंस, कि आपने पहले से ही कोई चीज सपोज की है और कोई आइडियाज आपके हैं, उनको ड्रॉ आउट करना है, आपने उसको, उसके ऊपर मसला हल करना है। इसको सादा लफ्जों में अगर मैं बताऊं, तो यूं है कि सॉक्रेटिक डिबेट, सॉक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग, आपको पता है अगर इतना बड़ा फिलोसोफर है, और आपको मैंने शायद पहले ही बताया था ना कि जो एरिस्टोटल है, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर था, यानी सिकंदर आजम का टीचर था। तो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स, इनकी, आपकी, आप हमारी, हम उसकी पहुंच तक जा ही नहीं सकते। उस जमाने में जो उन्होंने बातें की हैं, जब वो, इतना हम्बल जमाना था, ना कोई टेक्नोलॉजी है ना कोई साइंस है आपके पास, फिर भी आपकी सोच चेक करें कि आप क्या क्या कह चुके हैं या क्या क्या हो चुका है। तो जैसे कि कोलंबस का आपने अगर पढ़ा हो, उसके वॉयजेस लिखे हुए हैं। कोलंबस ने बताया था, जो बरमूदा ट्रायंगल है ना, जो आप लोगों ने, एक मिस्ट्री है कि बरमूदा ट्रायंगल क्या चीज है, आखिर वो क्या है, क्या वो एक ब्लैक होल है, मैग्नेटिक फोर्सेस है उसके अंदर, क्या है जिसमें जहाज और शिप्स जो हैं वो सारे गिर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता, गायब हो जाते हैं। गिरते तो नहीं है, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, एक आंख के ब्लिंक से पता नहीं चलता कि दुनिया, यानी उनकी सारी लुट जाती है। तो उसके फिर कोई, आपको जो होता है ना कि जो बचे हुए हिस्से होते हैं वो भी आपको नहीं मिलते। तो ये क्या है वहां पर, तो ये उसने वहां जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पर ये होगा कि आपने, एक मेथड है टीचिंग का और लर्निंग का ये, जिसमें आप बहुत सारे सवालात एक दूसरे से हम करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं टॉपिक पर। मैं एक सवाल पूछती हूँ कि अच्छा ये सिचुएशन थी, तुम बताओ क्या करें, वो बताओ क्या करें, और करने के बाद हम एक सोल्यूशन पे निकल आते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉल्व प्रॉब्लम इंडिविजुअली, और यू कैन डू वर्क विद योर ग्रुप, और योर पेयर वर्क होता है, जैसे कि दो लोगों को मिलाकर काम कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, पढ़ाते भी हैं और लर्निंग भी होती है। और कई दफा ऐसा भी होता है कि जब आप
बिल्कुल नई स्टेज पे अभी गए हों किसी कंपनी में काम करने, तो वहाँ पर भी आपको शायद स्टडी के लिए कुछ ऐसे मेथड जो हैं वो दिए जाते हैं। अभी मैं आपको सारा ये बताऊँगी कि ये किस तरह से होते हैं, ताकि आपको कैसा भी सवाल आए, आप इसका जवाब इंशाल्लाह दे सकोगे। केस क्या है? अ केस इज़ अ स्टोरी और नैरेटिव ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन। एक रियल लाइफ सिचुएशन का नैरेटिव बयान है। दैट सेट्स अप अ प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम को सेटअप करता है और अनरिजॉल्व टेंशन को सेटअप करता है फॉर द स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड रिजॉल्व, ताकि वो इसका एनालिसिस करें और रिजॉल्व करें, यानी मसले को हल करें। तो आपको एक बयान, एक स्टोरी, एक नैरेटिव रियल लाइफ सिचुएशन से मुराद है कि जिंदगी में ऑफिसेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये मसले आते हैं, किसी और बिजनेस के अंदर आते हैं, तो उससे हम एक मसले का हल निकालते हैं। अब आगे अभी चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं। जैसे मैंने भी आपको एक बताया कि उन्होंने कहा कि हमने मेटल जो है ना, आयरन, उसका यूज किया है ताकि वो बैलेंस हो जाए। लेकिन आप यकीन करो कि जब चीजें तबाह होनी होती हैं, जैसे कि आपको 9/11 का अगर आपने कोई एक रिपोर्ट या कोई मूवी में या उसकी जो डॉक्यूमेंट्री कोई देखी हो, तो इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है? और उसके पीछे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जितनी दफा भी हम लोगों ने, यानी स्टूडेंट को कहा कि उन्होंने कोई ना कोई आ, यानी सिचुएशन लेकर आनी है और लोगों को बताना है, इसमें बहुत सारे लोगों ने, मेरे स्टूडेंट ने इसके ऊपर बहुत वर्क किया हुआ है, और इस पे किया है बरमूडा ट्रायंगल और इस तरह की बहुत सारी मिस्ट्रीज, जो कि बाद में पता चलता है कि असल हकीकत क्या थी। तो असल में जब आप इस सारे मसलों को लेकर आते हो, आपकी अकल काम नहीं करती, तो वो जो पहली पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, बिल्कुल वैसे ही आपका दिमाग जो है वो टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर देता है, और वो फिर देखता है कि कौन सी पिक्चर इसमें फिट हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है? तो ये इस तरह से यानी कि केस है। और मैं आपको भी बताने लगी थी एक केस मेथड था, जैसे उसका फिर वही बात होती है कि मुझे, मैं चूंकि इतनी क्लासेस पढ़ाती हूँ, मुझे नहीं याद रहता कि मैंने किसी को अगर ये बात पहले बताई हो। ये अजान के लिए मैं रुक रही हूँ जरा। जी, मैं भी आपका क्वेश्चन पढ़ा है मुस्कान, आप पूछ रही हैं कि ये सीए की बुक में बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि मैं आज आपको ही थोड़ा-सा, यानी हाफ ऑफ इट तकरीबन, या ज़्यादा समझ लें, पढ़ा दूँगी आज, लेकिन कल मैं आपको इसके ऊपर इसको कंप्लीट करूँगी। मुझे एक थोड़ा-सा एनालिसिस करना है कि आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, उसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा है, ताकि मैं वो आपको गाइड कर दूँ। जो आपकी बुक्स है ना, एक हर्टा मर्फी की है और एक कोटलैंड बवी की बुक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम इसको कवर कर लेंगे, डोंट वरी। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूँगी। कैप्लन की बुक में 5 की 6 क्वेश्चन हैं, 6 हैं शायद, इसी चैप्टर के एंड में, और उसको हम पढ़ लेंगे। उसको तो तुम एक तरह से क्रैम कर लेना, कि अगर नहीं भी समझ आएगी ना, देख लेना कि क्या लिखा हुआ है और उसके जवाब क्या हैं। और बाकी आपको, अगर किसी ने ऐसे सवाल बनाया जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके चलता है, तो वो आपको जैसे मैं सिखा रही हूँ, वो ऐसे ही आपको पूछेगा। तो मैं अभी आपको ये मैंने
बताने लगी थी कि केस मेथड के ऊपर एक आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, कि जैसे एक फिर वही आर्किटेक्ट डिजाइनर्स थे, तो उन्होंने अ, एक बहुत बड़ा एरिया जिसके ऊपर उन्होंने एक थीम पार्क बनाना था। थीम पार्क जैसे जैसे डिज्नीलैंड एक थीम पार्क है, वहां पर बच्चों के लिए, लोगों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारा कुछ वो करते हैं। तो एक थीम पार्क उन्होंने बाहर बनाना था, एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का। उसके लिए उन्होंने एलोकेट किया कि जी यहाँ पर होगा। तो जब उन्होंने ये देखा कि वहां पर कुछ एक एरिया आया, जब सर्वे उन्होंने किया, तो वो बड़े परेशान हो गए देखकर कि बहुत ही पुराने ओक ट्रीज वहां पे थे। किस एक एरिया पर ओक ट्रीज जो है, वो बरगद के दरख्त होती है बहुत बड़े, जिनके ऊपर एक छोटा सा जिसे एकॉर्न कहते हैं, ACORN, एकॉर्न, एक छोटा सा फल लगता है। और उसके ऊपर बकायदा एक जिम कैथकार्ट एक राइटर है, आई मीन आई रियली आई एम फैन ऑफ दैट पर्सन। उसकी उसकी किताब है प्रिंसिपल ऑफ एकॉर्न। उसने उसके ऊपर बड़ी रिसर्च करके लिखा हुआ है। तो यानी बहुत खूबसूरत है वो, उसकी जो कहानी है। उसके ऊपर टेड टॉक भी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जिम कैथकार्ट उसका नाम है, उसकी टेड टॉक है। तो उसने आपको बहुत ही खूबसूरत बात इसी प्रिंसिपल ऑफ एकॉन के ऊपर दी हुई है। तो वो यानी एकॉन प्रिंसिपल, मैं छोटी सी बात अभी बता देती हूँ अगर मैंने छेड़ी ये बात। तो इसका ताल्लुक केस स्टडी से नहीं है, लेकिन सिर्फ उसने ये कहा है कि वो जो फल है ना, वो नट की शक्ल का होता है। तो वो कहता है कि जो अगर कोई फल है एक छोटा सा, उसके ऊपर एक कवर है, अंदर एक बीज है, उसके ऊपर एक स्टेम लगी हुई है। जब मैं तोड़ता हूँ, कोई भी फल तोड़ते तो ऐसे ही होता है ना, उसपे छोटी सी स्टेम लगी रह जाती है। सेब को तोड़े, उसकी भी एक छोटी सी स्टेम होती है। तो उसने कहा कि जो स्टेम होती है ना, वो हमारा कनेक्शन है पास्ट के साथ। जाहिर बात है, स्टेम इंडिकेट करती है कि किस दरख्त से टूटा होगा, या किस दरख्त के साथ कभी ये जुड़ा हुआ होगा और अब ये टूट गया है। तो उसका कनेक्शन पास्ट के साथ है। और फिर वो कहता है कि जो ऊपर कवर होती है ना उसकी, वो आपके गाइड, आपके मेंटोर, आपके टीचर्स लोग होते हैं, जो आपको शेप देते हैं, आपको ग्रूम करते हैं। और जो अंदर बीज है ना, वो कहता है वो आप है। और ये जो बीज है, उसने आगे अपनी, यानी जैसे प्रोजनी है, कि आगे जो जो उसके अंदर मैसेजेस हैं, जैसे जेनेटिकल मैसेजेस होते हैं, वो हमने पास ऑन करने। और वो ये कहता है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो। और इस तरह फिर होकर देखो ना, मैं हम क्यों नहीं अब खुद को बदल सकते? कभी आपने सोचा है, मैं, आप या हम में से कोई और इर्द गिर्द हमारे लोग, कोई ना कोई तो होगा ना जो हलाकू खान की फैमिली से कोई होगा। ठीक है, अब हलाकू खान ने क्या किया, सोचे, आपकी उस हिस्ट्री पढ़े जरा। तो क्या हाँ, उसकी आगे जो नस्ल दर नस्ल लोग हलाकू खान है क्या? ऐसा नहीं है, लोग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ बाजुकात हम कुछ चीजें देखते हैं ना, कि जैसे हमारे, अगर खुदा ना खासा फोर फादर्स में कोई ऐसी चीज है जो कि गुस्सा बहुत आना, या बहुत ही अनापरस्ती में रहना, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात उसने बताई। अब वापस आ जाइए जिम के एथकार्ड से। मैं आपको करने लगी थी कि एक आर्किटेक्ट लोग थे, तो उन्होंने उसको सर्वे जब कर लिया, तो उन्होंने कहा ये ओक ट्रीज को काटना, एक बंदे को बड़ी उसके साथ फीलिंग अटैच हो रही थी। उसने कहा कि ये इसको काटना है, तो यानी लाइक इतने पुराने दरख्त हैं, इसकी क्या यूटिलाइजेशन हो सकती है? तो उसमें से एक बहुत ही, जो अभी यंग था उनमें एक लड़का, उसने कहा कि ये ऐसा करते हैं। उसने डिजाइन किया, उसको बना के फिर उसने प्रोजेक्ट पेश किया कि ये मैंने डिजाइन किया है। तो उसने कहा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्री हाउसेस बनाएंगे। तो इतने मजबूत जो आपके दरख्त हैं, उसको उन्होंने फायदा उठा लिया कि वो टूटने वाले तो नहीं है ना दरख्त, इतनी गहरी उनकी होती है, और उनकी जो स्टेम होता है नीचे, बेस इतनी मोटी होती है। और उसके ऊपर उन्होंने ट्री हाउसेस बनाए। और जो करीब करीब दरख्त थे, उनके बीच में उन्होंने एक ब्रिज सा बनाया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ट्री हाउसेस। और उसके अंदर से बच्चे भी खेलते हुए, जब पेरेंट्स के साथ आए, वो खेल रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, और फिर वो दूसरे जगह पे, जैसे आपने देखा होगा प्ले एरिया होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का प्ले एरिया है, उसमें भी बने होता है ना पाइप सी, जिसमें से बच्चे गुजरते हैं। हो सकता है आप ही में से कुछ सुन रहे हैं, छोटे होते आपने भी ऐसा किया हो। तो वो, उन्होंने वो चीज जो है बना के दी। तो इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। अब ऐसी केस स्टडीज आपको कराई जाती हैं। और आप, मैं आपको भी बताऊंगी, कुछ केस स्टडीज फिनिश्ड होती हैं, और कुछ जो है वो, यानी
उसे कहते हैं क्लोज एंडेड। जैसे मैंने भी आपको पूरी कहानी सुना दी, सोल्यूशन भी बता दिया, क्लोज एंडेड बता दिया, बस अब आप कुछ ना सोचें। या हो सकता है आपके ज़हन में आ रहा हो कि हाँ हाँ, एक और भी आइडिया है, आप ट्रीज का इस तरह यूटिलाइजेशन कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको उससे, और जब आप कोई अपनी जिंदगी में अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपको कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपके ज़हन में ये चीज आपको हेल्प कर सकती है, कोई भी केस स्टडी जो आपने पढ़ी होती है। एक और केस स्टडी जो कि अभी अभी के लिए मैं लास्ट आपको बता रही हूँ, वो क्या है, वो थी कि एक अमेरिका का वाकया है, जिसमें एक बहुत ऊंची हाई राइज बिल्डिंग थी, वो भी हाई राइज थी, वो अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। अपार्टमेंट बिल्डिंग का मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे, घर थे जहां लोग रहते थे। और वहां पर लोगों ने, उसके जो मालिक हैं, उसने ये नोटिस किया, उसने ये शिकायत की उस टीम को जो आई सर्वे करने कि क्या वजह हो सकती है। इंजीनियरिंग की टीम थी, आर्किटेक्ट की टीम थी। उन्होंने आके ये देखा कि द कंप्लेंट क्या कर रहा था वो, उसकी उसमें लिखा हुआ था केस स्टडी में, मैस एक्सोडस। मैस बहुत बड़ा, एक्सोडस EXODUS, एक्सोडस एग्जिट से निकला है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का जगह छोड़ देने को कहती है। तो इतने ज्यादा लोग जो है वो निकलना शुरू हो गए। उन्होंने जब उसका सर्वे किया सारा, तो उन्हें पता चला कि अपार्टमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्डिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, नथिंग इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज ओनली लिफ्ट। जो उसका लिफ्ट थी, वो जो थी बहुत स्लो थी। नीचे वाले जो लोग थे, बेसमेंट यानी से लेकर वहां पे पार्किंग थी, फिर पहले जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और पता नहीं कितने फ्लोर तक वो बिल्डिंग थी, उसकी बहुत स्लो लिफ्ट जाती थी। अब उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के लोग होते हैं उनको बुलाया, और उन्होंने कहा कि जी ये तो बहुत मुश्किल काम है, आपकी इतनी बिल्डिंग को स्पॉइल करके काट के अंदर से इसका स्ट्रक्चर निकालना और नया लिफ्ट जो है फास्ट स्पीड की लगाना, इस सारे में आपका खर्चा इतना हो जाएगा जितना कि पूरी बिल्डिंग बनाने में, पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने में इतना खर्चा होगा। उन्होंने कहा इसका मतलब है इट्स इम्पॉसिबल, या तो बिल्डिंग को यानी खाली कर दो और वहां आकर जो कहते हैं ना लोगों की रूहें बसना शुरू कर दें, वो छोड़ दो, या फिर इसका कोई हल नहीं है। उस पर फिर एक जो एक क्रिएटिव थिंकर था जिसने ये बात कही, उसने फौरन कहा कि यहाँ पर क्या करें आप, इसके अंदर उसने मिरर लगवा दिए और म्यूजिक इंस्टॉल करवा दिया। अब लोग जो हैं वापस, जो लोग छोड़ तो चुके थे, लेकिन जो लोग नए आए उनको ये सब अच्छा लग रहा था। उन्हें पता भी नहीं था कि इस बिल्डिंग के साथ पहले क्या हो चुका है, या यहाँ से लोग छोड़ के क्यों गए थे। आराम से आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग दोबारा भर गई, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आ गया कि उनकी जो बोरियत थी ना, बोर्डम, उसको खत्म करने का उन्होंने तरीका सोचा कि यहाँ पर म्यूजिक हल्का हल्का लगा हुआ था, और साथ साथ लोग, हो सकता है हम जैसे, आप जैसे, मैं हमेशा मजाक से कहती हूँ, कोई अपने बाल ठीक कर रहा है, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, वो इस मिरर वाले एरिया को यूज कर लेते थे, यानी इंजॉय कर लेते थे। तो ये आपको बता रही हूँ डिफरेंट केस स्टडीज, एक आप अभी पढ़ेंगी। तो ये मैं स्लाइड्स पे थोड़ा सा आपको और बता दूं, definition आ गई। A case method is a useful strategy for helping the student learn how to analyze a case, identify problems and solutions, compare alternative decisions। अब आप 10 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें 3 लोगों ने आपको डिसीजन दिए हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंड अराइव एट कंक्लूजन्स, और आप एक कंक्लूजन पे आते हो अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ, आप यहाँ पे ये जो लिखा है ना ऑफ पेशेंट केयर है, ये एक्चुअली छोड़ दें इस चीज को, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस वगैरह, क्योंकि ये यहाँ पर बात आ रही थी कि जब आप मेडिकल में करते हैं, तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था तो मैंने उठा ली, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ, लाइक सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। और ये समझ लो कि जब आप इस चीज को हम कर रहे हैं, अब आपको अंदाजा बिल्कुल हो चुका है कि अगर आपको कोई केस मेथड दिया जाएगा लर्निंग का, या कोई केस स्टडी दी जाएगी, तो फिर आप उस पर क्या करेंगे। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक, अभी लॉकडाउन जब दोबारा हो गया है, तो मैं एक करवा रही थी स्टूडेंट को, तो मैंने उनको एक प्रोजेक्ट दिया था, एक सिमुलेशन दी थी। सिमुलेशन मीन आप रोल प्ले करते हो, उसमें मैंने कुछ लोगों को ग्रुप ग्रुप बनाया, उन्हें ट्रेनिंग में कहा कि आप में से एक दो लोग जो होंगे वो बिहेव करेंगे कि वो एक बहुत ही, उनके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो दे वुड बी एंटरप्रेन्योर्स। तो आपकी एक टीम है जो कि उनको गाइड करेगी कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे, इतने पैसों में
क्या आपका बिजनेस चलेगा, कौन आपका कंपेटिटर होगा, किन इलाकों में करेंगे, कितना आपकी इन्वेस्टमेंट पहले होगी, कैसा बैकअप होगा। और वो सारा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके इतनी अच्छी ये क्लास में 2.5 आवर की क्लास थी। उन्होंने तकरीबन पौने 2 घंटे उनको दिए गए इस प्रोजेक्ट पे काम करने पर। उनको चार्ट पेपर्स दिए गए, उनको मार्कर्स, हर चीज दी गई। उस पर उन्होंने काम किया। फिर उस ग्रुप ने जाकर प्रेजेंटेशन सारी जो है दिखाई। और कभी कभार ऐसा होता है जब ज्यादा हमारे पास टाइम हो तो हम बच्चों को मैं कहती हूँ कि आप काम करें, वो अपने कंप्यूटर पे बकायदा ये सारा कुछ करते हैं और फिर वो दिखा देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग केस मैथड लर्निंग क्या है। अब फिर एक दो स्लाइड्स ताकि क्लियर हो जाए। व्हाट इज केस मैथड? अप्लाइज द एंशिएंट सोक्रेटिक टेक्निक ऑफ टीचिंग, लोगों को सीखने के लिए। पीपल हाउ टू थिंक एंड हाउ टू आस्क क्वेश्चन। डेवलप स्किल्स इन डायग्नोजिंग सिचुएशन, सिचुएशन को डायग्नोज करना। ये जरूरी नहीं कि डायग्नोज आप सिर्फ डॉक्टर ही करता है, आप भी सिचुएशन को डायग्नोज कर सकते हैं। डिफाइनिंग प्रॉब्लम, एनालाइजिंग सोर्सेस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ प्रॉब्लम, अभी पीछे बढ़ के आए हो। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसाइडिंग ऑन पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो अभी मैंने आपको दिखाई थी स्लाइड, ऑलमोस्ट उसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है। अब इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? आपको प्रोजेक्ट बेस्ड या केस मेथड लर्निंग दी जाती है। उसके बीच में रेड रेड जो कलर से लिखा है, इसमें है कि आप लोग जो है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट कैन सी साइंस इन कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये होगा कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सिचुएशन दी जाती है और उसके अंदर लोग उस मसले को यानी रखते हैं। उससे आगे लिखा है ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है रियल लर्निंग एनवायरनमेंट उनको मिलती है। उससे नेक्स्ट लिखा है कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, वो अपना नॉलेज भी इस्तेमाल करते हैं और पुराना नॉलेज भी। और क्रिटिकल थिंकिंग यानी पहला नॉलेज भी, नया नॉलेज भी लेते हैं और इनोवेटिव थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। एक्सपीरियंस विदाउट लिमिट्स, और ये आप बगैर यानी इसका कोई लिमिट ही नहीं है। इतने प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, इतने काम दिए जाते हैं उसके ऊपर, आप अनलिमिटेड सोच रखते हो। और मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आपकी काम करती हैं। आप कभी देखो, वही बात है कि अगर कोई बंदा, एक सिचुएशन दी जाती है तो वो कहता है कि मैं यानी इसको हैंडल कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ तो मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं आपको ये भी एक वाकया, आज ज्यादातर हम वाकयात पे ही बात कर रहे हैं। एक वाकया ये था कि एक हमारे जानने वाले हैं, वो इस्लामाबाद बेस था उनका, वहां पे काम करते थे। तो उनको कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट वगैरह आते थे, बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने वाकया, हम मिले तो उन्होंने बताया। और मेरी भी आदत है, अगर जो लोग जरा जॉब्स पे होते हैं या कोई, उनसे जरूर मैं डिस्कस इसलिए करती हूँ कि मुझे कोई क्लू मिलता है। जब मुझे कोई कोई ना कोई क्लू मिलता है, मैं नोट करती हूँ और उसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ ट्रेनिंग के दौरान। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ये भी एक मेथड मसला था। मसला ये आया कि जो पर्सन, जो हमारे फैमिली यानी एक्सटेंडेड फैमिली पर्सन है, वो या जिसे कह लें हमारे मिलने वाले हैं। तो वो जो पर्सन है वहाँ पे बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है। वैसे वो आजकल नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, चले गए हैं बाहर। तो शायद इंटेलिजेंट लोग जो है पाकिस्तान में रहते नहीं है, उनको कोई ना कोई मिल जाती है अपॉर्चुनिटी। तो उनके जो बॉस है वो थोड़ा परेशान सा था। और वो चूंकि इंटेलिजेंट बंदा है, वो अक्सर एक आध दफा उन्होंने उनसे बात ऐसे कर ली, जैसे इनफॉर्मल बात भी कर लेते। वो उनके ऑफिस में गया तो उसने फील किया कि जो बॉस है वो थोड़े लॉस्ट है। वो उन्होंने कुछ बताया, ये करो वो करो ये करो, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो उस पे बात हुई। उसने कहा सर आप माइंड ना करें, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह, हाँ परेशानी तो है लेकिन कोई फायदा नहीं। नहीं सर आप बताएं तो सही क्या है। उन्होंने बताया कि हमें एक ऑर्डर मिल रहा है जिस पे हमने ये सारा वर्किंग करके भेजनी है। और सारा वो कंप्यूटर पे सारा काम था। मुझे वाकई नहीं पता वो नौयत क्या थी, लेकिन कंप्यूटर वर्क था कि करनी है, लेकिन डेडलाइन बहुत करीब है। तो उसने कहा सर आपको कब बताया? कहते कल रात मुझे ये ऑर्डर मिला था। और सुबह से लेकर अब तक उन्होंने 12-1 बजे तक टाइम पूरा वेस्ट कर दिया हुआ था और किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट किया, वो भी ज़हीन बंदा था, उसे पता था हम नहीं कर सकते। इसने कहा सर आप बताएं उसका पूरा, उसे सारा देखा पढ़ा। उसने कहा सर अगर आप मुझे इजाजत दें और आप 4 दिन यानी थे इस काम में, जो कि उसके लिए कम से कम 15 दिन का ये प्रोजेक्ट जरूर था, वो कहता है। अब उसने कहा कि सर अगर आप मुझे थोड़ा सा अपनी मनमानी करने की इजाजत दे दे तो मैं इसको इंशाल्लाह यानी कर दूंगा। उसने सारी टीम को इकट्ठा किया अपनी, उनको ब्रीफ किया, समझाया। और दे स्पेंट लाइक 3 आवर्स
सारे वर्कर्स वगैरह उनको यानी जो लगवा कर उन्होंने सारा जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे ना अपने ऑफिसेज में पड़े पड़े डिफरेंट रूम्स में, उन्होंने उसको डिसमेंटल किया और उनको 2 रूम्स में जो आपस में दरवाजे से कनेक्टेड थे, उसमें ज़मीन सारी साफ करके घरों से मैट्रेसेस लेकर आए, चादरें डाली, घर से कॉफ़ी के लिए तमाम सामान, चाय का सामान, अपनी-अपनी फ्लॉस बॉटल, जो-जो वो घर से सहूलतें ला सकते थे वो ले आए। कुछ कपड़े, वो जनाब 4 दिन, 4 यानी और 3 रातें उस और जो डेडलाइन थी उससे कोई 7-8 घंटे पहले, 4-5 घंटे शायद पहले, उन्होंने वो सारा काम कर दिया था। कोई सोता था, कोई काम करता रहता था, कोई कोई यानी रेस्ट कर लेता था, कुछ कोई खा लेता था। आप सोचें, ये पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ये बात हो चुकी है। इस तरह बहुत सी जगहों पे होती होगी। ये मैं आपको सारी आज की जो कहानी सुना रही हूँ, आपको केस मेथड तो ठीक है, लेकिन मौका मुझे मिला कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपने भी ज़िंदगी में हमेशा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है और मसलों को हल ज़रूर करना है। चाहे वो घर पे हों, चाहे वो ऑफ़िस के हों, ठीक है? तो आपने इन मसलों को जब तक हल नहीं करेंगे, तो आपने क्या फ़ायदा? आपकी इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? ठीक है? तो आपने ज़रूर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके मसलों को हल करना है। इसके बाद जी केस लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड बाज़ औक़ात होती है, हाई इंटरेस्ट नैरेटिव्स अगली पॉइंट है इसमें। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। देखो, स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब है कि जब आपको केस लर्निंग के ज़रिए पढ़ाया जाता है या ट्रेनिंग की जाती है, तो वो ट्रेनी जो होता है उसको फ़ोकस्ड होती है। यानी उसमें आप हीरो हैं। जो ट्रेनिंग ले रहा है वो हीरो है या स्टूडेंट है तो वो हीरो है। वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। आपके सीखने के लिए आपको करवाया जाता है। और इसके अलावा लिखा हुआ है कि हाई इंटरेस्ट नैरेटिव्स होते हैं यानी जो बयान किया जाता है ना चीज़ें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे मैंने भी आपको कितनी स्टोरीज़ सुना दी। आप देखिए तो आप में से किसी ना किसी का तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा ना इस पर और आपको हो सकता है जो लोग ऑफिस में काम करते हो मुझे सुन रहे हो या सुन बाद में भी सुने तो दे वुड बी फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऐसा भी होता है ठीक है ना अब एक मिसाल के तौर पर एक ऑफिस में आप जाते हो और जाकर एंटर होते हो तो आप कहते हैं जी सर मैंने ये जो पेपर बनवाना है तो ये साइन करने हैं। वो जो बंदा आगे बैठा हुआ कहेगा वो पीछे चले जाओ, सड़ी हुई आवाज़ से आपको कहेगा वो पीछे चले जाओ या आवाज़ार बैठा है या पहले सुनेगा ही। भई कितना खराब सिस्टम है, जिस बंदे ने पहले साइन करनी है, उसको आगे बैठा दो, ताकि जो बंदा उसके पास आए, वो कहे जी सर साइन करने वो साइन कर देगा और फिर वो कहेगा पीछे चले जाओ। बजाए कि पहले उससे साइन कराओ, फिर उससे कराओ, फिर मेरे पास आओ। तो इस मालूमात के लिए आप क्यों बैठे हुए? यानी हम अक्सर कहते हैं ना कि अपना दिमाग का कोई कॉर्नर इस्तेमाल ही नहीं करते और ये चीज़ें बड़ी आम है। यकीन करो, आप अपने ऑफ़िस में चेक करो, अपने घर में कहीं देखो या कहीं जाओ किसी पार्टी पे या शादी-ब्याह पे जाओ, तो ऐसे मसाइल आते हैं, जैसे मुझे अभी याद आ रहा है का पर्सन एक शादी थी तो उसमें लोग जो है वो मेहंदियाँ-शहंदियाँ करते हैं ना, पुरानी बात है ज़रा थोड़ी, अभी तो शादियों में बड़ा मसाइल हुए हुए हैं आजकल लॉकडाउन और ये वो। तो लेकिन लोग बाज़ नहीं आते फिर भी। तो शादियों पे एक शादी हो रही है, वो एक आता है दुल्हन के हाथ में मेहंदी रखता है, दूल्हा के हाथ में मेहंदी रखता है। इतना स्टूपिड ये फन है ना कि पता नहीं मुझे नहीं समझ आ रही, आप मुझसे एग्री करें कि ना करें। मतलब क्या कर रहे हैं आप? और पढ़े-लिखे लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, क्या कर रहे हैं? मेहंदियाँ पकड़ के हाथों में लगा रहे हैं। और उसके बाद जी वो जो तेल है उसमें पता नहीं आंटियाँ हाथ बड़ी-बड़ी लगा रही हैं और फिर वो कर रही हैं, फिर मिठाइयाँ खिला रहे हैं, चाहे बाद में उस बेचारी को ऐसा हो जाए। तो ये सारा कुछ हो रहा है। जो बंदा गुज़रता था, एक बहुत बड़ी मोटी-सी एक ज़मीन के ऊपर तार केबल सी थी। पता नहीं वो किस लाइट से कनेक्टेड थी, किससे थी। आप यकीन करिए जो बंदा जाता था, पहले अटकता था, उसको सलाम करता था, फिर क्रॉस करता था। अरे भाई! किसी के ज़हन में आ सकता है कि उसको हटा दें। आप यकीन करें मेरे जैसा बंदा वो कहते हैं ना बड़ी देर से बर्दाश्त तो करता है, मैं तो खैर स्टेज पे बिल्कुल जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन मैं बर्दाश्त करती थी उसके बाद मैंने मेरे एक बच्चे उस उन्हीं की फैमिली में कोई करीब में गुज़रा तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी इधर आओ। उसको बेटा आप ज़रा एक काम करो कि वो जो केबल है ना, वो आप उसको बैक साइड पे फेंक दो। आप यकीन करें सारा हॉल सुकून में आ गया। वो तार मुझे पता चल गया था कि इतनी लंबी है, तो उसको बैक साइड पे कर देगा तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन हम करते नहीं हैं, हम ठुड्डे खाते हैं, हम टकराते हैं,
लेकिन हम चीज नहीं हटाएंगे, है ना? ये आप देख लें, ऐसा है। और अगर हम में से कोई हटाएगा भी नहीं, लोग टेढ़ी आंख से देखेंगे, पागल तो नहीं है, तुझे क्या लगे, ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो? तो ये सारा कुछ होता है। अच्छा, वापस आ जाइए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या इंटरडिसिप्लिनरी फोकस, इसका मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी मीन एक फील्ड में कुछ सीखते हो तो दूसरे फील्ड का आपको नॉलेज आता है, दूसरे फील्ड के नॉलेज से दूसरा फील्ड आता है, आपस में यानी कनेक्टेड है, डिफरेंट शोबे आपस में कनेक्टेड है। आप एक जबरदस्त, आपको अकाउंटेंसी आ गई, जबरदस्त आ गई, लेकिन आप आर्टिस्ट भी तो हो सकते हो। आप में से कई लोग होंगे जो म्यूजिक बजा सकते हैं, कई लोग होंगे जिनको कोई और आर्ट आता है, पेंटिंग करते होंगे और बहुत से काम करते होंगे। तो इसका मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी फोकस, इंटरडिसिप्लिनरी फोकस का मतलब है कि आप बहुत सारे डिसिप्लिन्स को आपस में यानी कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू, सारी चीजें इसमें इस्तेमाल में आती हैं। प्रॉब्लम बेस्ड है, इशू आपको मिलता है, आप उसको एग्जामिन करते हो, इसका ये मतलब है, ये भी समझ में आ गया। फिर केस मेथड जो है लर्निंग, उसमें डिफरेंट होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जैसे नेरेटिव्स होते हैं ना। आपने नेरेटिव्स के बारे में, आपने ऐसे जब पढ़े होंगे किसी जमाने में, आपको टीचर ने बताया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, नैरेटिव होते हैं, रिफ्लेक्टिव एसेस होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही केस स्टडीज भी होती हैं, जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी होती हैं, थ्योरी ओरिएंटेड होती हैं, यानी कोई थ्योरी उसमें लगनी होती है। आपने अगर सारा कुछ सीख लिया, जैसे अभी हमने फॉर इंस्टेंस हमने पढ़ा है जी, जैसे मोटिवेशनल थ्योरीज हमने पढ़ ली, एक केस स्टडी आई, आपने कहा जी इसमें फलां मोटिवेशनल थ्योरी अप्लाई होनी चाहिए, वो इस पे काम करेगी। जैसे फॉर इंस्टेंस एक थ्योरी है ना, जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ी होगी। थ्योरी एक्स में होता है, उसके मुताबिक लोगों का ख्याल ये है, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, कि लोग काम नहीं करते, ठीक है, उनको डंडा मारना पड़ता है, उनको पुश करना पड़ता है, फिर जाके काम करते हैं, वरना बैठे रहते हैं। और थ्योरी वाई कहती नहीं, पीपल जो है दे वर्क, दे टेक इनिशिएटिव, वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं डिफरेंट थ्योरीज हैं। अब थ्योरीज तो बना दी, किस पर कौन सी अप्लाई होती है वो हम यानी देख लेते हैं। इसके बाद कुछ इवैल्यूएटिव नेचर के होते हैं, यानी आपने इवैल्यूएट करना है, तजिया करना है। फिर इसके अलावा स्टोरी टेलिंग होती है, जैसे मैंने भी आपको, आप कहेंगे आज तो टीचर ने बहुत स्टोरीज बता दी, आज मैंने आपको जितनी बताई स्टोरीज थी, सब स्टोरीज थी। इश्यू आइडेंटिफाइंग, लेकिन इन स्टोरीज में आपको मैंने कोई ना कोई इशू आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद है आइडिया जनरेटिंग, यानी कोई आइडिया जनरेट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो ये सारे मेथड जो है हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। और लास्ट स्लाइड है, आज की स्लाइड्स पे हमने आई थिंक ये पूरा एक किस्म का घंटा तो नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया। इसमें आपके पास स्किमिंग एंड स्कैनिंग एक टर्म सीखोगे, जो कि इत्तेफाक से कैप्लन की बुक में भी है। देखो, जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं, ये तुमने सीख लेनी है, ये आपको पेपर में इसी तरह पूछ भी सकता है। और जब आपने इतना कुछ मेरे से समझ लिया है, तो आपको जो भी कोई पूछेगा, यू कैन आंसर इट। स्किमिंग, जैसे कि लफ्ज स्किमिंग होता है कि आपने चीज को स्किम करना है, और एक है स्कैनिंग, स्कैनिंग होता है ना, जैसे दिमाग का स्कैन हो रहा है। अब स्किम होता है, आमतौर पर लफ्ज कहाँ यूज करते हो? स्किम मिल्क सुना है ना? स्किम मिल्क क्या होता है? दूध को बहुत बॉइल्ड की करके आप ऊपर से उसकी क्रीम उतार लो, और नीचे जो रह जाएगा मिल्क, दैट्स कॉल्ड स्किम मिल्क। और स्किम मिल्क में कैलोरीज कम होती हैं, क्योंकि उसके अंदर फैट्स कम होते हैं और वो पतला सा होता है। तो अब उस पूरी बात को लेकर आप समझ लो, मैं सिर्फ नीचे वाला पार्ट जहाँ लिखा है स्किमिंग स्कैनिंग वो पढ़ रही हूँ। Skimming is when you read through a piece of writing quickly to see what is it about. आपने क्या किया स्किमिंग की? आपने पता कैसे करनी होती स्किमिंग? टाइटल पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़े, हेडिंग्स हैं पढ़ी, हर हेडिंग की पहली लाइन पढ़ी, पहला पैरा देखा, आखिरी देखा, बस स्किमिंग हो गई। और कभी अगर वहाँ पिक्चर्स लगी हुई है तो पिक्चर्स को नहीं देखा गौर से, इसके नीचे कैप्शन कोई है छोटा सा लिखा हुआ है वो पढ़ लिया, दैट्स कॉल्ड स्किमिंग। आपने यानी इसका क्रक्स ये है, जो नीचे लाइन लिखी है, व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके मुतालिक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद है स्कैनिंग। स्कैनिंग इज व्हेन यू स्कैन द पेजेस विद योर आईज, आंखों से पूरी तस्वीर उतरवा लेना, टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस। और अक्सर हम स्कैनिंग करते हैं जब हम कोई रिलेटेड
आंसर ढूंढते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन, जब आप करते हो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होता है, और ये शायद आपने जरूर किया होगा किसी न किसी स्टेज पर, इंटरमीडिएट या मैट्रिक में। एक पैराग्राफ दिया, उसमें आपको सवाल नीचे दिए, उसमें से जवाब ढूंढने। पहले तो जब थका हुआ कॉम्प्रिहेंशन का तरीका पता क्या होता था, कि जी आपने क्वेश्चन पढ़ा, और आपको टीचर, जो टीचर मेहनत नहीं ना करता, पता क्या बताता है, देखो बेटा, ये लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 4 तक और लाइन नंबर 6 का आधा पार्ट, इसमें आंसर है। आपने पकड़ा, जोड़ा और लिख दिया। आपने कहा जी आंसर है। इसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं कहते। इससे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई। कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं कि आप उसको अंडरस्टैंड तो वहां से कर लो, ठीक है, वो ठीक बताया, लेकिन अपने अल्फाज में आंसर दो, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो आपके लेवल पे, आपको अगर देखा होगा किसी को आइट्स करते हुए, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है बाहर का कंट्रीज का, उसमें लोग जो है कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आती है बहुत बड़े बड़े पैसेजेस की, और आप उस पर्टिकुलर एरिया को पढ़ते हो ताकि क्वेश्चन का आंसर भी कर सको, तो उसे हम स्कैनिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं, हमने सही जो केस मेथड है उसको पढ़ना है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम पहले दूंगी, आप उसको रीड करोगे, फिर उस पर आप अपने कोई थोड़े से पॉइंट सोचो, फिर मैं उसका आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, आपके साथ सोल्यूशन भी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको दूंगी कि आप उसको रीड खुद करो, क्योंकि वही बात है ना कि क्लासरूम में, अगर आप फिजिकल क्लासरूम में होते हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, मैं तो आपको फोटो कॉपीज दे दूं, आप आराम से बैठ के उसको पढ़ लो, ठीक है। और अब ये देखिए, आप खातून, आई डोंट नो कौन है ये, मैंने खुद ही बनाई हुई है, लेकिन केस स्टडी मैंने एक पास पेपर से उठाई थी, उसको थोड़ा सा चेंज किया है, बहुत पुरानी है केस स्टडी। और आई थिंक ये, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये सीए का है, ये आईसीएमए का था, किसी, आप दोनों के पेपर में से किसी में थी। अब जरा ध्यान से देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। इस पे आप, एक खातून है, उसकी तस्वीर आपको देखी, लेकिन तस्वीर अगर मैं दिखाती रही तो फिर केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे, हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं। जी जनाब, इसको जरा पढ़ना तो शुरू कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आप एक पैरा पढ़ लेते हो, फिर मैं आगे कर दूंगी।
आई होप आपने पढ़ लिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, उजाला ने शायद पूछा है कि एमुलेटेड या एमुलेट का क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है कॉपी करना या किसी चीज को इमिटेट करना, या बाज़-औक़ात मैच करने को कहते हैं या सरपास करने को भी कहते हैं। तो आपने ये सिचुएशन देखी इस तरह, आपको केस स्टडीज जो है, जैसे नीचे लिखा है, एक्ट एज अ मेंबर ऑफ अ मीटिंग, टेक योर रोल्स टू मेक प्लान्स टू गेट द कंपनी आउट ऑफ ट्रबल, एंड यू नीड टू एनालाइज द सिचुएशन, लोकेट द प्रॉब्लम, कॉज एंड कॉजेस, गिव योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्सेज। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बता रही हूँ ना, आप यकीन करो कि इसके ऊपर बहुत दफ़ा मैंने क्लासेस में इसके ऊपर काम करवाया है, एंड पीपल आर सो हैप्पी डूइंग इट कि उन्हें ये समझ में आता है कि इसका हल ये है कि नहीं। अब आपने जैसे यहाँ पे देखा, एक तो उसने मसले का खुद हल कहा कि जी इतने परसेंट आपकी सैलरी डिडक्शन होएगी। अगर आप वहाँ पे इतने अच्छे यानी लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वो छोड़ के जाएँगे इस चीज़ को? ठीक है? अच्छा, इसको मैं सिर्फ़ आपको वो लोग जिनको इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम अगर हुई है, तो मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ यहाँ पर या समझा देती हूँ कि फैशन प्लैनेट है, जिसको मैंने ऊपर एक उसका हमने लोगो बनाया था, was established as one person ladies dress boutique 1995 में। फाउंडर है, जैसे कि आजकल भी आपको पता है हमारी जितनी भी ब्रांड्स हैं उनमें ज्यादातर खवातीन हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लाइक आई अप्रिशिएट जो आपके यहाँ ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, उसमें बहुत सारी ज्यादातर तो जो खवातीन के स्पेशली ब्रांड्स हैं उनमें तो तमाम ऑलमोस्ट खवातीन ही है। दे आर द सीईओ, द जो होती है हेड है उनकी, ठीक है, फाउंडर हैं। तो फाउंडर है मिस हुमैरा हक, हैड अ मास्टर्स डिग्री इन फैशन डिजाइनिंग व्हिच मैच्ड वेल विद अ डीप पैशन। उसकी मैश अप हो गई, यानी वो उसके साथ मैच कर गई कि उसके अंदर पैशन था टू बी लीडर ऑफ फैशन एंड ट्रेंड सेटर whose unique design would be emulated by the followers। उसके यूनिक डिजाइन जो है वो लोग कॉपी करते थे। जो फॉलोअर्स थे उसके, वो कॉपी करना शुरू कर देते थे। जैसे होता है ना मार्केट में आ जाती कोई कॉपी। ओवर द ईयर द बिजनेस हैज ग्रोन कंसिडरेबली, यानी काफ़ी कंसिडरेबली, काफ़ी हद तक, बहुत बड़ी हद तक कुछ सालों में ये बिजनेस फैल गया। एंड इट नाउ हैज़ 50 एम्प्लॉइज ऑन इट्स पेरोल, यानी उसका जो पेरोल है, यानी उसको जो सैलरी देती है, वो 50 एम्प्लॉइज उसके अंदर मौजूद है। और इसके बाद जी, एक मिनट, आगे पेज ऊपर चला गया, जस्ट अ मोमेंट। आगे है मिस हक। मिस हक, आपको बताया था ना कि खातून जिसका आपको नहीं पता कि वो मैरिड है कि नहीं, आप हमेशा उसके साथ यूज करते हो एमएस, और ये लास्ट उसका नेम है, ये भी एक रिवाज है कि आप उसका जो सर नेम है वो यूज करें। तो मिस हक इन्वॉल्व हर सेल्फ इंक्रीजिंगली विद हर स्टाफ, यानी उनके साथ बहुत इन्वॉल्व रहती थी। एंड अ कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट प्रमोटेड। कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट होती है जिसे आप सूटेबल, साजगार या फेवरेबल कहते हो, वो एनवायरनमेंट प्रमोटेड बोथ, उसकी वजह से, यानी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो थी प्रमोटेड बोथ कमिटमेंट, उससे आपकी कमिटमेंट बढ़ गई, एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों के साथ जब आप खुल मिल के काम करते हो, उन लोगों को आप शो करते हो कि हम कोई, जैसे अभी मैंने आपको इस्लामाबाद की एग्जांपल दी कि बहुत साल पहले की बात है कि वो पर्सन जो था, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगी ना, उसका बॉस जो है फ्रेंडली होगा। क्योंकि होता ये ना कि कभी-कभार जब आपने कोई क्रिएटिव काम कराना हो ना लोगों से, तो आप लोगों के बॉस जो है, बॉसी किस्म के बॉस नहीं चलते। वहाँ पे आपने उनको नॉर्मली यानी रहना होता है। और अच्छे जो लोग होते हैं, अच्छी प्लेजेंट पर्सनैलिटी के, वो ज़्यादा इसको फ्लरिश करते हैं। शी वॉज वेल अवेयर ऑफ हर एम्प्लॉइज पर्सनल एंड प्रोफेशनल नीड्स। अब यहाँ पर मैं आपको चूंकि साथ साथ कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, यहाँ एम्प्लॉइज पर्सनल, ज्यादा एम्प्लॉइज है ना, तो इसलिए एपोस्ट्रोफी खाली आएगा, यानी एम्प्लॉइज का। लेकिन चूंकि एक एम्प्लॉय होता तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस आ जाता, से अगर प्लूरल लगा हो तो फिर नहीं आता। एम्प्लॉइज पर्सनल प्रोफेशनल नीड्स एंड वॉज ऑलवेज अवेलेबल विद सपोर्ट एंड एडवाइस। हमेशा कोई मसला होता था वो सपोर्ट करती थी, उनको एडवाइस देती थी। However, during the preceding year, कुछ साल पीछे से अगर आप लें, some innovative fashion designs जो हैं introduced after mutual consensus of the key employees, यानी उन्होंने कोई innovative design सोचे आफ्टर म्यूचुअल बाहमी कंसेंसस, आपस में राय करना, अपनी यानी राय देना, यानी ओपिनियन देना, ऑफ द की एम्प्लॉयज, यानी बहुत ही प्रोमिनेंट एम्प्लॉयज और बड़े ही जिनका यानी रोल अच्छा था। उससे क्या हुआ, उस सारे दिए
failed to gain acceptance in niche market. अब ये niche market क्या होती है? niche market होती है एक specialized market, a limited market, जहां पर आप उसको टारगेट कर रहे होते हो कि यहाँ पर मेरी चीजें बिकेगी, उसे आप niche market कहते हैं। आपने उनकी एक्सेप्टेंस ना हुई उस मार्केट में, यानी आपके जो जिसको आप फोकस करके चल रहे थे कि यहाँ हमारी चीजें बिकेंगी, एंड हैज लेफ्ट द कंपनी इन अ रियल फिक्स। टू लीव समथिंग इन रियल फिक्स एक मुहावरा है, इसका मतलब है मुश्किलात में डाल देना। उसने कंपनी को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। फैशन प्लेनेट हैज डिप्लीटेड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कैश। उसका घट गया, कम हो गया, जाया हो गया एक बहुत ही बड़ा उसका कैश रिसोर्सेज। जाहिर बात है आपने पैसा लगा दिया, चीजें बन के तैयार खड़ी हैं, बिक नहीं रही। As it had purchased material, most of which had to be sold at a substantial loss, और उन्होंने बहुत substantial कहते हैं बहुत बड़ा, बहुत बड़े लॉस पर उन्हें चीजें जो है वो औने पौने, जैसे होता है ना 50% ऑफ पे, 70% ऑफ पे आपने लगा दी कि ये बिक तो जाए यार, नुकसान हो कुछ तो पैसे आए ताकि आगे काम चले। Last Friday, Ms. Hug called a meeting of her staff and told them either they would have to accept a cut in salaries by 30% from the next month, or Fashion Brand may have to wind up its operation. या तो हम फैक्ट्री यानी कंपनी बंद करते हैं, तो या फिर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। Although ample employee opportunities were available, अब ample मीन काफी ज्यादा, बड़ी ज्यादा, यानी फेवरेबल, और यूं समझ लें कि काफी फ्लरिश्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास थी इन द एरिया फॉर द ट्रेन स्टाफ। द न्यूज लेफ्ट देम इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट शॉक। तो उस वक्त न्यूज ने लोगों को किस में छोड़ा? स्टेट ऑफ शॉक का मतलब है बहुत ही शॉक की हालत में। दे नेवर थॉट ऑफ मिस हक अ बॉस एज अ बॉस बट एज देयर मेंटोर, बल्कि वो उसको अपना गाइड समझते थे, लीडर एंड अ फैमिली मेंबर समझते थे। तो अब यहाँ पर ये आपने प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर इस वक्त ऑब्वियसली हम बैठ कर ये इसको नहीं कर सकते। आप बैठे, हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन की कि लोगों ने, जो स्टूडेंट ने काम किया, फिर उन पे निकाला, फिर उन्होंने कैसे किया, ये सारा कुछ था दैट वाज गिवन। यानी ये वाली जो चीज है एक किस्म की ओपन एंडेड थी कि अब क्या किया जाए और लोग क्या रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो किस तरह वो दोबारा से उनका जो है कॉन्फिडेंस ले सकती है। कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन शी वाज लाइक बियॉन्ड हर लिमिट, कि वो नहीं कर सकती थी, उसके कंट्रोल में नहीं था। तो ये सारी आपको ये बात समझाई। अब आपके पास इस वक्त 4:14 है। हम कैप्लन की बुक के पे थोड़ा सा पढ़ते हैं जहां से आपने पढ़ना है। ये बातें सब क्लियर हो चुकी ना? अब आप शायद आप थक गए हो कि आज जो सारा लेक्चर था वो कहानियों पर था ज्यादातर। अब हम जाकर कैप्लन को देखते हैं कि मिस्टर कैप्लन आपके पास क्या है। जी, ये आपका, जब आप करेंगे ना अ, अपनी पीडीएफ पे लगाओगे, जब खोलोगे तो 144 पेज पर आपको ये मिलेगा। और ये जो कि स्कैन किया हुआ है ना, तो इसलिए मैं आपको ये उनका एरिया जो है उससे हम मैं आपको साथ पढ़ती हूँ, आपके समझाती हूँ कितना आपने पढ़ना है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बस आप इसको एक दफा रीड कर लेना, ताकि अगर कोई पेपर में सवाल बनाएगा तो ये यहाँ से। और बाकी मुझे जरा आज रिसर्च कर लेने दो, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं था। क्योंकि आपको पता है इस बात का, मैं आपको बाय द वे ये बात बता रही हूँ कि आप लोगों का जो प्रेपरेशन है ना आपके लेक्चर के लिए, आपको नोट्स देने की, वो सबसे ज्यादा मेरे लिए मेहनत तलब काम है। उसकी वजह ये कि अगर आपकी एक बुक होती ना तो कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि आपके टॉपिक्स हैं और बुक्स आपकी पता नहीं कहाँ कहाँ से लेना पड़ता है, तो इसलिए फिर बहुत ज्यादा सर्च करनी पड़ती है। तो अभी चूंकि मेरे अभी भी बहुत सी जगहों पे पेपर्स चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, लेकिन बट स्टिल आई हैव वर्कड अ लॉट। काफी काम किया हुआ है जो आज मैंने आपको करवाया है। तो अभी हम किताब से देखते हैं जी क्या है इसमें। हमारे पास जो टॉपिक्स है ना वो, जस्ट अ मोमेंट, मैं गलत पेज ना आगे पीछे कर लूं। यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे? अंडरस्टैंड द केस मेथड ऑफ लर्निंग, जो कि बाय द वे आपको नहीं समझ आनी थी अगर मैं समझा ना देती तो। उसके बाद कॉम्प्रीहेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस है। क्या कॉम्प्रीहेंड करना है इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन रीड कर लेते हैं। ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ केस मेथड, ये आपको बस ऐसे ही बता दिया गया है, हम पढ़ लेते हैं।
हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। लर्न द आर्ट ऑफ रीडिंग अ केस प्रॉपरली, उसमें हाँ आपने जो याद करना है और आपकी सिलेबस आउटलाइन के अंदर ये लाइंस लिखी हुई है, प्रीव्यूइंग, स्किमिंग, रीडिंग एंड स्कैनिंग। मेरी बात समझ गए हो ना? ये वाली चीज आपने याद कर लेनी है। अगर कोई सवाल बना अदर देन जैसे मैंने आपको सिखाया है, या आपके जो 6 सवाल एंड में बनी है, तो आपको यहाँ से पूछेगा ये क्या होता है। केस अंडरस्टैंड एनालिसिस अप्रोच, ये मैं आपको कल बताऊंगी। एनालाइज द केस, यानी ये सारा एनालिसिस कल बताऊंगी। कॉम्प्रीहेंड डूज एंड डोंट्स ऑफ केस मेथड ऑफ लर्निंग, ये डूज एंड डोंट्स को पहले मैं खुद इसको जरा क्लियर कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ ये बताना क्या चाह रहा है। और लर्न केस प्रिपरेशन, आपने केस को कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम इसका जो नीचे स्टार्ट हो जाता है, मेरा ख्याल है अगले पेज से, हाँ अगले पेज से स्टार्ट होगा। मैं आपको जरा हौसला कीजिएगा, ये मुझे करना पड़ता है इसका डायरेक्शन चेंज। ये जनाब पहला वादा उनका आउटलाइन में, ये कि अंडरस्टैंड द केस मेथड ऑफ लर्निंग, ये क्या है। अब आप जरा, मैं डेफिनेशन आपका ये जो लिखा है ना अंडरस्टैंडिंग केस मेथड, ये मैं पढ़ती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ आई है। A case method is widely used in business courses. Generally, case method discussions produce good student involvement. Case method like simulations, role play, and games are intended to develop student ability to solve problems using knowledge, skill, and concept relevant to a course. The students are also expected to be motivated by the case to learn from lectures, reading, or other resources. मुझे सिर्फ इतना बता दो आप सारे, इस पैराग्राफ के अंदर क्या उसने केस मेथड क्या होता है ये बताया आपको? नहीं ना बताया, बस घुमा के बात हो रही है। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली, मैं किसको क्रिटिसाइज नहीं करी, ये बात नहीं है कि ये बुक है, अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी सिलेबस की किताबें जो लिखी जाती हैं वो कॉपी पेस्ट कर दी जाती हैं बगैर, और अगर कॉपी पेस्ट भी करें हैं तो कभी कम से कम स्टूडेंट के हमें लेवल पर आकर उसको लिखना चाहिए ताकि वो समझ सके। तो अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई है। केस मेथड जो है वो एक नैरेटिव होता है, एक मसला आपको दिखाया जाता है, आप उसके गो थ्रू करते हो, फिर उसके मसले हल करते हो, सोचते हो, जैसे भी मैंने आपको ये फैशन प्लैनेट का बताया। यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं की। हाँ, केस मेथड डिस्कशन का फायदा क्या होता है ये बता दिया, और ये भी बताया ये सिमुलेशन जैसे होती है। अब सिमुलेशन क्या होती है जी? सिमुलेशन क्या होती है कि आपको एक रोल में डाल दिया। अभी मैंने आपको ये करवाया है ना, रोल में डाल करके अपने आप को रोल, या रोल प्ले भी लिखा हुआ है कि रियल सिचुएशन को कॉपी करके अपने आप को सिचुएशन में पुट करना, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। और रोल प्ले भी होता है कि आप उस रोल में अपने आप को करें। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैंने ट्रेनिंग कराई कुछ दिन पहले कि एंटरप्रेन्योर एक बना, 2 लोग, और बाकी लोग उसको गाइड कर रहे हैं कि क्या बिजनेस करोगे, और सारे स्टैटिस्टिक लिखे कि सचमुच एक बिजनेस हो जाए। तो रोल प्ले एंड गेम्स, और गेम्स डिफरेंट किस्म की जिसके जरिए सिखाया जाता है लोगों को, और इससे स्टूडेंट की एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, नॉलेज अपना इस्तेमाल करते हैं, स्किल करते हैं, और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो कि कोर्स के करीब होते हैं या केस मेथड के करीब होते हैं उसको क्लियर करते हैं। इनसे उनकी लर्निंग बेहतर हो जाती है, उनको रीडिंग करने का मौका मिलता है, डिफरेंट रिसोर्सेज पढ़ते हैं। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई है? अच्छा, इसके बाद आपने नेक्स्ट लिखा है द रोल ऑफ टीचर इन द केस मेथड। अब ये क्या है? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ से पेपर बन सकता है, क्योंकि एक ही बुक है आपकी जिसमें कुछ ये लिखा हुआ है। रोल ऑफ टीचर्स इन द केस मेथड इज मेनली टू फैसिलिटेट लिसनिंग, डिस्कशन, चैलेंजिंग, क्वेश्चनिंग। ये क्वेश्चनिंग अब आ गया तो आपने अभी सोक्रेटिक, मैंने बताया ना आपको, सोक्रेटिक मेथड है। क्वेश्चनिंग, एनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, एंड proposing theoretical situation to test the रैशनैलिटी दलील, अकल ऑफ जनरलाइजेशन, कि क्या आप जनरलाइज कर सकते हो चीजों को। अब आपको पता है जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने उसमें से एक जनरल ओपिनियन निकाल लेनी होती है, एक जनरल क्लू निकालना होता है, उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है? उसके बाद है रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन केस मेथड। अब स्टूडेंट क्या करता है जी? कोई क्वेश्चन है? मैं देख लेती हूँ, आप कुछ अगर रेलेवेंट पूछ रहे हो तो।
मैंने आपको सोक्रेटिक अभी बताया तो है, मैं आपके साथ स्लाइड रख दूँगी चलिए। सोक्रेटिक मेथड बताया था, जिसमें आप डिफरेंट लोग जब इस अ, डिस्कशन में आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन उसमें से निकलते हैं। क्वेश्चन के फिर आंसर्स आप देते हो। इससे आपकी एनालिटिकल लिसनिंग, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। इसे सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, सोक्रेटिक डिबेट कहते हैं, सोक्रेटिक टेक्निक कहते हैं। और ये लफ्ज़ निकला है सोक्रेटिस से, जो मैंने आपके आपके नहीं सिलेबस में आएगा। आई डोंट थिंक सो ये आपको कुछ बताएगा इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक तरीका है जिसमें आपने जैसे सुकरात है ना, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, उसके नाम पर है ये तरीका कि आप बहुत सारे देखो ना, फिलोसोफर कौन होते हैं? वो कहते हैं ना, बंदा तुम पता नहीं कहाँ तक सोचते हो, बड़ी फिलॉसफी तुम्हें आती है, बड़े फिलॉसफर हो। तो वो चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है? इसके बाद है कि स्टूडेंट क्या सीखता है? द रोल ऑफ स्टूडेंट इन द केस मेथड इज मेनली टू एनालाइज द केस, सेपरेटिंग रेलेवेंट फ्रॉम इररेलेवेंट डिटेल एंड अराइविंग एट प्रैक्टिकल कंक्लूजन। और आप एक प्रैक्टिकल रिजल्ट पे निकलते हो। अब जैसे मैंने अभी आपको ये बताया है ना, तो मैं एक और चीज़ एक आध इंशाल्लाह कल बता दूँगी आपको और भी। लेकिन अभी मैंने आपको इतनी स्टोरीज़ बता दी हैं कि आपको समझ आ गई है कि हाउ टू अराइव एट प्रैक्टिकल कंक्लूजन। एक चीज़ आखिरी जो मैंने आपको बताया वो आपसे मिलता-जुलता था। इस्लामाबाद वाला जो ऑफ़िस में उन्होंने ज़मीन पर सारी मैट्रेस डालकर काम किया। तो बिल्कुल ऐसे है, कुछ लोगों की ज़्यादा एबिलिटी होती है, वो ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं और वो एक्टिव रहते हैं। कुछ लोग बेचारे, उनकी नींद का कोई पता नहीं, वो जिधर सर रखा सो गए, ऐसे भी लोग होते हैं। तो अल्लाह ने डिफरेंट किस्म के लोग बनाए हैं ना, तो इस तरह आप जब एक ग्रुप में काम करते हो, तो आपके डिफरेंट रोल्स होते हैं। और आप यकीन करें, जब ये रोल में काम करते हैं ना स्टूडेंट भी, तो उनमें से कोई एक स्टूडेंट खुद ही लीडर के रोल में आ जाता है। और कभी-कभार अगर 2 लीडर बन जाए ना, तो फिर लड़ाई होना शुरू हो जाती है, यकीन करें ऐसा होता है। वो आके मुझे शिकायत लगेगी, मैम आप देखिए दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग विद मी, ही इज़ डूइंग सेइंग दिस बट आई वांट टू डू दिस। फिर मैं जाके उनको रिज़ॉल्व करती हूँ कि भाई 2 जो होते हैं ना बॉस नहीं चल सकते। आपको पता है, आप आगे लेवल पे जाके पढ़ोगे, वहाँ पे आप एक थ्योरी पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा होगा डुअल लीडरशिप इज़ अ सिन। डुअल बॉस जो होते हैं ना, 2 बॉस, वो एक बहुत बड़ा सिन है कि अगर आप एक बंदे के 2 बॉस रखें, उसे पता ही नहीं चलता मैंने किसको ओबे करना है और किसने, और कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना लोगों में। उसके बाद अगला पॉइंट है ओवरकमिंग द डिफिकल्टीज इन केस मेथड। उसमें आपने कैसे केस मेथड में कैसे डिफिकल्टीज को ओवरकम करेंगे, उसके लिए भी ये ऐसे ही आपको लिखा हुआ है। उसमें कहा है कि जी एक हैमंड जेएस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से है वो, उन्होंने कहा देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू ओवरकम डिफिकल्टीज ऑफ द केस मेथड। आप इसको ओवरकम कर सकते हो, प्रिपेयर करो। Not only is a thorough individual preparation of each case a great learning experience, it's a key to being an active participant in the case discussion में आपको एक active participation मिलती है। आप उसको prepare करें, discuss the case with other beforehand, जो लोग हैं दूसरे उनके साथ आप केस को discuss करें। As mentioned earlier, this will refine your reasoning, दलील देना। It is not cheating, it's encouraged. Uh, However, you will be cheating yourself if you do not prepare thoroughly before such discussion. ये जो लाइन लिखी है बहुत बेकार लाइन लिखी है, ये पता नहीं क्यों लिखी है, लेकिन कहना ये चाह रही है कि आप डिस्कस करें दूसरों के साथ भी, और ये करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है पार्टिसिपेट करो इन क्लास एक्टिविटी, एक्टिवली एक्सप्रेस योर व्यूज एंड चैलेंज अदर्स, लर्निंग बाय टॉकिंग। अब ये मैं आपको बताऊँ एक और चीज़, एक कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग बाय डूइंग। वो पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है? कि अगर आप खुद कुछ कर रहे हैं, तो उससे आप लर्निंग करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है असल में, ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ नॉलेज के लिए सिर्फ़ आपके, कि वैसे मुझे लग रहा है कि शायद हम आज यू आर लेफ्ट विद अ फ्यू मिनट्स, तो आज हम नहीं करेंगे एमसीक्यूज़। फिर मैं इंशाल्लाह उसको मैंने नोट कर लिया है कि एमसीक्यूज़ अभी हमने करने हैं। तो मैं आपको, या हो सकता है कल ही हम कर लें, क्योंकि कल इतना ज़्यादा नहीं रह जाएगा। तो लर्निंग बाय डूइंग एक मॉन्टेसरी एक खातून थी, और आपने सुना होगा मॉन्टेसरी स्कूल्स। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने अपने बच्चे को, जब उनका अपना बच्चा था, जब बिल्कुल यंग लड़की थी या खातून थी, तो उन उसने उसको
अपने घर की सीढ़ियाँ ऊपर लेके जाती थी, तो नीचे उतारती थी, तो वो उसको 1, 2, 3 बोलती थी मुँह से, तो उसको याद हो जाता था। उसे अंदाज़ा हो गया कि बच्चे जो हैं, जब कुछ करते हैं, यानी ना सिर्फ़ बच्चे बल्कि बड़े भी, जब कुछ करते हैं तो सीखते हैं। तो जैसे अगर आपको मैं कहूँ ना कि चलो ज़ुबानी तुम्हें रेसिपी बताऊँ कि तुम केक बना लो, तो तुम नहीं बना सकते, जितनी मर्ज़ी मेरी अच्छी रेसिपी है। जब तक कि तुम केक खुद नहीं बनाओगे, यकीन करो ऐसा ही, कभी नहीं बना सकते, ठीक है? या फिर वो एक मिलता है ना जो क्या है बेटी कॉकर के वो सारे मिलते हैं। अगर आप में से कुछ ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, लड़कियाँ, तो उनको पता होगा। तो आप या फिर उनको फ़ॉलो कर लें, वैसे उनको भी नहीं फ़ॉलो कर सकते जब तक कि आपको प्रैक्टिस ना हो। तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने फिर इस तरह सिखाया, फिर उनके इर्द-गिर्द के लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों को भी कराएँ और करते-करते मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम्स बन गए। तो यहाँ पर लर्निंग बाय टॉकिंग है। आपने क्यों टॉकिंग से लर्निंग करोगे? दूसरों के एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हो, आपके एक्सपीरियंसेस वो करते हैं, उनके व्यू पॉइंट आप सुनते हो और अपने व्यू पॉइंट जो है उनको देते हो। तो ये यहाँ पर आप करते हो। टॉकिंग में सीम कॉन्ट्ररी टू हाउ यू लर्न इन अदर सेटिंग, यानी कॉन्ट्ररी मीन ऑपोजिट, कि आपको ये उसके ऑपोजिट कि आप जो डिफरेंट सेटिंग में और सीखते हो, ये टॉकिंग करके बातों से ज़्यादा सीखते हो। यू मे हैव बीन अर्ज्ड टू बी साइलेंट, आपको अर्ज यानी आपको उकसाया जाएगा खामोश रहने, एंड लर्न फ्रॉम अदर, स्पेशली द फैकल्टी। In case discussions, when you express your view to others, you commit, which in turn gets you involved. आप देखेंगे हर एक की यानी बारी का हर एक को इन्वॉल्व करें। This is exactly the same as betting at the racetrack. You bet is a commitment which gets you involved in the race. अब ये अजीब सी इसमें उसने बता दी है कि बेट शर्त लगाना, अगर आप रेस में लगा रहे हो, शर्त लगा लेते हो तो आप कमिटेड हो जाते हो। तो टॉकिंग फोर्सेस यू टू डिसाइड, यू कैन नो लॉन्गर हेज, यानी आप इसके ऊपर नहीं रिलाई कर सकते, स्टे कर सकते, बल्कि आप करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप रीड करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बस इतना है, इस पूरे का क्रक्स ये है कि पार्टिसिपेट करो, अपनी बारी पे बोलो, बोलने से सीखो और दूसरों को इन्वॉल्व करो, ये है। और अपने पॉइंट्स के ऊपर कमिटमेंट ले लो और उसको फॉलो करो। इसके बाद है शेयर योर रिलेटेड एक्सपीरियंस। अब आप अपना ड्यूरिंग योर क्लास इफ यू आर अवेयर ऑफ सिचुएशन दैट रिलेट्स टू द टॉपिक बीइंग डिस्कस, इट वुड एनरिच द डिस्कशन। ये डिस्कशन को एनरिच मीन स्ट्रॉन्ग बना देगा। टेल अबाउट इट, सो कॉल्ड वॉर स्टोरीज हाइटन द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक। अब सो यानी उसने कहा है कि जैसे वॉर स्टोरीज होती है ना, जो आप किसी टॉपिक पे बोल दें, ये भी जो एग्जाम्पल दी है बेकार दी है, इस पर आपको परेशान नहीं होना, ये आपको पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा। यानी उसका मतलब सिर्फ इतना है, हेडिंग से अंदाजा लगा लो कि आपने अपना रिलेटेड एक्सपीरियंस अगर उस फील्ड में है कि हाँ हाँ मैंने ये किया हुआ इसके ऊपर, या मैंने फलां जगह इसके बारे में पढ़ा था, तो वो आप अप्लाई करोगे। अब जैसे मैंने आपको अभी फैशन प्लैनेट का दिया, अगर आप लोग मेरे साथ कर रहे होते तो आप कितने अपने पॉइंट्स मुझे देते। और हो सकता है कि आप उन पॉइंट्स में जरूरी नहीं कि बहुत आपका प्रैक्टिकल अप्रोच हो, लेकिन हम इसको करते हैं। अगला इसका बस ये पॉइंट है, कॉन्स्टेंटली रिलेट द टॉपिक एंड केस एट हैंड टू योर बिजनेस। अब अगर आपने किसी जगह पे अगर ऑफिस में आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, या आपने किसी और केस मेथड से आपको दे दिया गया, आपके बॉस ने कहा ये जी केस मेथड पढ़ो, इसको पढ़ो जरा, ये क्या हुआ था। जैसे कल मैं आपको थोड़े से मैंने एक दो लाइनें नोट्स की लिखी हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, और फिर मैं आज जो स्लाइड पे लिखा था ना सोक्रेटिक वगैरह, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, आपको शेयर कर लूंगी। तो मैंने कल वाली रिपोर्ट भी क्लाउड पे रखी है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। वो जो मैंने स्टूडेंट से कॉप करवाई थी ना, टाइप करवाई थी, एक रिपोर्ट फॉर्मेट है उसका लेटर का, और दूसरा है आपका जो, और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको हेडिंग वगैरह आए तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको कल जो रिपोर्ट कराऊंगी ना, वो मैं आपको सही लेटर की फॉर्म में आपको रिपोर्ट जो है बता दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अभी कहता है कि आप अपने बिजनेस जो इस वक्त आपको बिजनेस है ना, उसके साथ उसको रिलेट करो। नो मैटर हाउ रिमोट द कनेक्शन सीम एट फर्स्ट, रिमोट मीन दूर, यानी हो सकता है कि बहुत दूर से आपको अपने बिजनेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी मिले। अब जैसे मैंने भी आपको कहा जी ट्री हाउस बनाना, ये कहाँ आपने करना है, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं इस चीज से, वो तो आर्किटेक्ट से उन्होंने किया, लेकिन हो सकता है ये आपके काम आ जाए, ठीक है। डू नॉट ट्यून आउट, यानी ट्यून आउट का मतलब है आप अपनी
अपने इंटरेस्ट को खत्म ना करें बिकॉज ऑफ अ पॉसिबल डिस्कनेक्ट, कि हो सकता है कि लोग आपसे या मसला, ये पॉसिबल डिस्कनेक्ट का मतलब है कि जो टॉपिक आपको पढ़ने को दिया, आप इस वक्त जिस प्रॉब्लम में सचमुच का शिकार हो बिजनेस में, अपने अपने ऑफिस में, वो आपस में अगर कनेक्टेड नहीं है, तो आप ट्यून आउट हो सकते हो कि यार ये क्या है, इसका क्या ताल्लुक है। तो जैसे होता है ना, कहानियां होती हैं कि आपके कुछ रिडल्स होते हैं, कि आपने उस रिडल में आपने जो है यानी उसमें से कोई मसला निकालना होता है। इस तरह के बहुत से रिडल्स होते हैं कि उसमें कोई ना कोई छुपा हुआ एक क्लू होता है। इस तरह नेक्स्ट लिखा, यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट मार्केटिंग इंश्योरेंस बाय स्टडिंग अ केस ऑन मार्केटिंग रेजर ब्लेड्स एंड वाइस वर्सा। इट्स नॉट वेदर इट रिलेट्स बट हाउ। यानी एक कंपनी की एक चीज की मार्केटिंग करते वक्त, अब एक रेजर ब्लेड तुम बेच रहे हो और तुमने अब कोई मार्केटिंग करनी है से लेस बेचने लगे हो, तो आपस में क्या ताल्लुक है? नॉट एट ऑल। मगर कहीं ना कहीं तो क्लू, कोई स्टाइल, कोई चीज आपको उसके साथ, कोई सिचुएशन, कोई पॉसिबिलिटी मैच कर सकती है। ठीक हो गया? ये तो 3 पॉइंट्स बस पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इसको खत्म कर देती हूँ। ऑब्वियसली आपकी क्लास का टाइम हो गया। आज हमने बहुत ज्यादा जो है बातों के जरिए, आई होप कि आपको समझ आ गई ये सारी। एक्टिवली अप्लाई व्हाट यू आर लर्निंग टू योर ओन स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिचुएशन, पास्ट एंड फ्यूचर। अब जो कुछ तुमने सीखा किसी भी केस स्टडी में, उसको अप्लाई करो अपने पास्ट के, उसके उसको फ्यूचर के साथ, फ्यूचर में आने वाले वक्तों के साथ, आपने इसको मैनेजमेंट की सिचुएशन के साथ आप रिलेट कर लो। अब आप ये देखो, आप एक चीज नोट करो कि अगर मैं आपको जैसे अभी कहानियां सब बताई हैं, अगर वो आपके दिमाग में साथ साथ आ रही है, तो आपको ये बात भी समझ आ गई है जो कि किताब में लिखी है। दैट विल ग्रेटली हाइटन रेलेवेंस। इससे हाइटन मीन बढ़ जाएगी, रेलेवेंस मीन आपस में रिलेशन, आपस में ताल्लुक। इवन बेटर इज टू पिक सिचुएशन दैट यू नो you will face in future where you could productively use some good ideas. हो सकता है वो सिचुएशन तुम नोट करो और वो तुम्हें काम आ जाए अपने फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन आई ग्रो माई बिजनेस? मैं अपना बिजनेस कैसे ग्रो करूँ? मेक नोट ऑफ ईच गुड आइडिया from the discussion that helps. Not only will these ideas improve the outcome of situation, they will stick in your mind forever. अगर तुमने एक वही बात हो गई, अभी मैंने आपको मॉन्टेसरी की मिसाल दी, लर्निंग बाय डूइंग। जब तुमने खुद करके उस मसले को हल करके, चाहे तुमने टॉकिंग की, चाहे तुमने लिखा, चाहे तुमने प्रेजेंटेशन उस पर बनाई, चाहे तुमने विजुअल दिखाई, तुमने सारा काम किया, वो तुम्हारे दिमाग में स्टिक इसलिए कर गए हैं कि वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके बैठ जाएंगे। जो चीजें हम बस पढ़ लेते हैं और गुजर जाते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं जाती। ठीक है? बिकॉज दे वर लर्नड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू, क्योंकि तुमने इसे उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है जो तुम्हारे लिए उस वक्त इम्पॉर्टेंट था, इसलिए तुम्हें हमेशा ये बातें याद रहेंगी। नोट व्हाट क्लिक्स। जो चीज क्लिक करती है, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको नोट डाउन कर लो। Different people with different backgrounds, experiences, skills, and styles will take different things out of the discussion. Your notes will appropriately be quite different from your neighbors. बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुमने जो मसले का हल निकाला केस मेथड से, वो तुम्हारे साथ वाले साथी से फर्क होगा, लेकिन तुमने भी सीखा, उसने भी सीखा। Mix it up. Use the discussion as an opportunity to discover intriguing people. Intriguing होता attract करना, people with different points of view. Get to know them outside of class and continue your learning there. ये पता है mix it up का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ जब जैसे क्लास के बाद में ब्रेक हो जाती है, अक्सर हम ट्रेनिंग जब करा रहे होते हैं तो बीच में एक ब्रेक आती है छोटी सी, उसमें लोग चाय शाय पीते हैं। जब वो चाय पी रहे होते हैं ना, मैं अक्सर बीच में से गुजरूं और मैं चेक करूं, नोट करूं, तो वो अक्सर उस मसले के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं और ये तक बात कर रहे होते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम उनको ऑफिस में भी आते हैं। ऐसा बिल्कुल है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं कि जब आप करते हो उनसे बात, तो ये चीजें जो हैं यानी क्लियर हो जाती है। और लास्ट इसका पॉइंट है, आई थिंक लास्ट ही है, मैं चेक कर लेती हूँ। ट्राई टू बेटर अंडरस्टैंड एंड एनहेंस योर ओन मैनेजमेंट स्टाइल। हाँ जी, लास्ट है कि आप बाय हियरिंग सो मेनी अदर अप्रोचेस
to give to a given situation. एक ही situation पर different approaches हैं. You will be exposed to many styles and thereby understand your own. This understanding will put you in a better position to improve it. You will learn from rigorous discussion, शदीद तेज discussion and controversy. अगर आपके मुखालिफिन आपके यानी कोई पॉइंट पे कंट्रोवर्सी आ जाए या कोई तजाद आ जाए, उससे तुम सीखते हो, क्योंकि जब आप तजाद आता है ना, तो आप अपने पॉइंट को डिफेंड करने के लिए और ज्यादा सोचते हो. Each member of the class and the instructor assume a responsibility for preparing the case and for contributing ideas to the case discussion. The rewards of these responsibilities are a series of highly exciting, practically oriented educational experiences. आप practical experience सीखते हो that bring out a wide range of topic and viewpoints. जनाब इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लेना, फ्रेश एक दफ़ा पढ़ लेना और पॉइंट सिर्फ हेडिंग की हद तक आपको याद रहे और आपको पता चले कि अंदर क्या पढ़ा था, ताकि आप कर सकें. कल मैं इसको बाकी जितना एरिया आपको पढ़ाना है पढ़ा दूंगी. इसके आगे 6 क्वेश्चन है वो भी आपको कराऊंगी. थोड़े से आपके पास नोट्स हैं, मैंने वो भी आपको मैं दे दूंगी और जो आज मैंने आपको स्लाइड पे पॉइंट दिए हैं वो भी शेयर कर लूंगी. आई होप कि आपका ये काफ़ी क्लियर हो गया है कि ये होता क्या है, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट थिंग, डायरेक्टली किताबों में नहीं पढ़ाई जाती. तो आई होप कि आपको समझ आई. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. कल मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.